माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राहम का विसरण नियम क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, ग्राहम ने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड किया between a rate of diffusion of gas and their vapor density। ग्राहम ने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस यानी गैस के विसरण की दर और देयर वेपर डेंसिटी, उसके वाष्प घनत्व में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। ये रिलेशनशिप जो उन्होंने स्थापित किया उसे हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उसको कहा जाता है ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, ग्राहम के डिफ्यूजन लॉ पर हम डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करेंगे डिफ्यूजन पर, यानी कि विसरण है क्या। माय डियर, गैसेस में एक टेंडेंसी होती है, गैसेस ऑक्युपाई द स्पेस अवेलेबल यूनिफॉर्मली, यानी गैसों को जो भी स्थान उपलब्ध होता है वह उसमें एक समान रूप से यूनिफॉर्मली विसरित हो जाती हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये जो नेचर है गैसेस की, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी यानी विसरणशीलता। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि विसरण। यानी गैसों का उपलब्ध स्थान में विसरित हो जाना, एक समान रूप से फैल जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। मान लीजिएगा आप किसी रूम में थोड़ा सा परफ्यूम किसी कॉर्नर में एक थोड़ा सा आप स्प्रे करिएगा, तो आप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आप उस रूम के प्रत्येक कॉर्नर में वह स्मेल महसूस करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैसेस हैं उनकी ये टेंडेंसी है, उनकी ये प्रवृत्ति है कि वह जो भी स्थान उनको उपलब्ध होता है उसमें वह एक समान रूप से क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। यही प्रोसेस कहलाता है विसरण, यानी कि उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर होगी बात। थोड़ी सी बात करेंगे फ्यूजन पर, यानी फ्यूजन क्या है, निःसरण क्या है। देखिए, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू ए फाइन होल, किसी फाइन होल से गैसेस का, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे विसरित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं फ्यूजन यानी कि निःसरण। मान लीजिएगा एक बालून है जिसमें आपने एयर जो है फिल किया हुआ है, भरा हुआ है। अब उसमें आप कोई टिनी होल उसमें कर देते हैं छोटा सा, तो उस छोटे से रंध्र से, उस छोटे से पोर से गैस क्या होती है, धीरे धीरे लीकेज होती है। तो गैस का ये जो लीकेज हो रहा है उस फाइन होल से, ये कहलाता है इफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है वो फ्रीली हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है, ये फ्रीली होता है। ठीक है, रूम में एक समान रूप से जो है उसका क्या हो जाता है, एक्सपेंड, वो फैल जाती है। और इफ्यूजन क्या होता है, फाइन होल से स्लोली, धीरे धीरे विसरित होने की जो क्रिया है उसको हम कह रहे हैं निःसरण। अब बात करेंगे ग्राहम्स लॉ। कम टू द पॉइंट, क्या कह रहा है ग्राहम्स लॉ? वो कह रहा है
कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्थिर ताप पर और दाब पर, यानी ताप और दाब दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। स्थिर ताप और दाब पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, किसी गैस की विसरण दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। वो कह रहा है कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, उसके वाष्प घनत्व के। ठीक है, किस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं, R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/√D। D क्या है, D यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, और R रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण की दर। ठीक, तो ये रिलेशनशिप हो गया। ये रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है, ग्राहम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, मान लीजिएगा दो गैसेस हैं और इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो है R1 एंड R2। ठीक, और इनकी जो वेपर डेंसिटी है वो है D1 एंड D2। तो इनकी वेपर डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या रिलेशनशिप होगा, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1। R1 और R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और D2 D1 क्या है, उनकी वेपर डेंसिटी है। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, R विसरण दर क्या होती है, V/T, यानी यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम उसका डिफ्यूज हो रहा है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन यूनिट टाइम। एकांक समय में विसरित आयतन को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर कहते हैं। यानी R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V/T। ठीक है, तो R1 क्या होगा, R1 हो जाएगा V1/T1, और R2 को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, V2/T2। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1, और R1 इज इक्वल टू R2 क्या हो गया, R1 और R2 की वैल्यू लगा दीजिएगा, तो रिलेशनशिप क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू V1T2/V2T1 इज इक्वल टू D2/D1। किसी भी गैस का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलर मास के। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को कुछ इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि √D2/D1 इज इक्वल टू √M2/M1। M2 और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ गैसेस, यानी दो गैसेस हैं, पहली गैस का मोलर मास M1 है और दूसरी गैस का मोलर मास M2 है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप के माध्यम से आप जो है कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर बेस्ड होती हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आइए किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। पहला एग्जांपल है 25 ml H2 is diffused in 50 सेकेंड। वो कह रहा है कि 25 ml हाइड्रोजन 50 सेकेंड में विसरित होती है। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी जो कंडीशन है अगर वो समान रहे, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय 20 ml O2 टू डिफ्यूज। वो कह रहा है कि 25 ml हाइड्रोजन को विसरित होने में अगर 50 सेकंड लगते हैं तो उन्हीं कंडीशंस में 20 ml ऑक्सीजन कितने समय में डिफ्यूज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मान लीजिएगा V1, तो V1 की वैल्यू होगी 25 ml और T1 हो गया आपका 50 सेकेंड।
MH2 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यू नो 2 होता है, आप जानते हो। ऑक्सीजन के लिए ले लीजिएगा V2, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होना है 20 ml, ठीक है। T2 अननोन है, कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। MO2 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, आप जानते हैं इसको, ठीक है। अब ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें। V1 T2 अपॉन V2 T1 इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1 या MO2 अपॉन MH2, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिएगा, यहां पे पुटअप करिएगा वैल्यू 25 इंटू T2 अपॉन 20 इंटू 50 और इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 32 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, T2 अपॉन 40 इज इक्वल टू रूट 16 और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 4, रूट 16 का 4 क्या आ जाएगा रूट 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 160 सेकेंड। वो कह रहा है कि अगर 25 ml हाइड्रोजन 50 सेकेंड में अगर डिफ्यूज होगा तो 20 ml ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में 160 सेकेंड यानी 160 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता चला जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। हल्की गैसें जल्दी विसरित होती हैं, जो भारी गैसें हैं उनका विसरण धीरे धीरे होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 गैसेस। मान लीजिए 2 गैसेस हैं A और B और उनके जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो है 2 and 32। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ B डिफ्यूज्ड इन सेम टाइम as required for diffusion of 100 ml of gas A। B का कितना आयतन, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा उतने ही समय में जितने समय में गैस A के 100 ml डिफ्यूज होता है, ठीक। वो कह रहा है 2 गैसेस हैं A और B, इनके मोलर मास हैं 2 and 32। A गैस के 100 ml विसरित होने में जितना समय लगता है उतने ही टाइम में B का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, ठीक है। तो A के लिए मान लीजिएगा MA हो गया 2, T1 हो गया T मान लीजिएगा, चूंकि टाइम इक्वल है, सेम टाइम है, कुछ भी मान सकते हैं आप। T1 हो गया T और V1 हो गया 100 ml। A के कितने वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। MB 32 हो गई वैल्यू, T2 T होगा यहाँ भी, चूंकि टाइम क्या है सेम है, ठीक है। V2 क्या है अननोन है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ग्राहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V1 T2 अपॉन V2 T1 इज इक्वल टू रूट MB अपॉन MA, ठीक, यानी M2 M1। वैल्यू पुटअप करिएगा 100 इंटू T अपॉन V2 इंटू T इज इक्वल टू रूट 32 अपॉन 2, T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 100 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट 16, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 ml। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 25 ml वॉल्यूम B का डिफ्यूज होगा उतने ही टाइम में जितने टाइम में गैस A का 100 ml डिफ्यूज होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार से आप साधारण सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।